गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने आज के पहले टॉपिक की तरफ। हमारा पहला टॉपिक है आदित्य L1 मिशन। जी हाँ, भारत के नाम एक और उपलब्धि आदित्य L1 मिशन। अब क्या है आदित्य L1 मिशन, इसे समझते हैं। पहला तो आप ये जान लीजिए कि नाम है आदित्य, तो आप नाम से रिलेट कर लो। आदित्य किसके लिए यूज़ करते हैं, तो हम सूरज के लिए यूज़ करते हैं। तो वन एंड ईजी लैंग्वेज, मतलब आपको एकदम ईजी लैंग्वेज में बताऊं तो ये सूरज के लिए, ये मतलब सूरज के अध्ययन के लिए, और क्या क्या अध्ययन के लिए उसको हम लोग आगे समझेंगे। तो ये सूरज के अध्ययन के लिए ही इस मिशन को शुरू किया गया। तो चलिए समझते हैं, पहले इसके बारे में कुछ बातें देखते हैं कि भारत ने 6 जनवरी 2024 को अंतरिक्ष में नया इतिहास रचा और भारत का सूर्य मिशन आदित्य L1, देखिए यहाँ पर मेंशन किया ही है कि भारत का कौन सा मिशन, सूर्य मिशन आदित्य L1 अपने लक्ष्य तक पहुँच गया। ठीक है, अब एक पॉइंट और देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग और अच्छे से समझेंगे इसे। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाली अंतरिक्ष में स्थापित की जाने वाली पहली भारतीय वेधशाला है। तो काफ़ी गौरव की बात है ये हमारे लिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इजी लैंग्वेज में कहा कि किसके लिए, तो सूर्य के अध्ययन के लिए। ठीक है, सूर्य के अध्ययन के लिए ये है। अब समझना, यहाँ पर आपने आदित्य से सूर्य को तो रिलेट कर लिया, लेकिन यहाँ आदित्य के साथ साथ एक और आप शब्द देख रहे हैं, सॉरी, L1 देखिए, L1 यहाँ पर अभी मेंशन किया हुआ है कि L1 ब्रैकेट में दिया है लैंग्वेज बिंदु। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा L1 को समझते हैं, फिर आगे चीज़ों को समझेंगे। L1 है क्या, अगर इसको इजी लैंग्वेज में बोला जाए तो L1 जो लैंग्वेज बिंदु है, ये एक खगोलीय पार्किंग स्थल आप इसको कह सकते हैं, एक पार्किंग स्पॉट कह सकते हैं। खगोलीय मतलब आप अगर इस भाषा में बोला जाए, आम भाषा में तो, लेकिन अगर टेक्निकली बात किया जाए तो ये एक ऐसा स्थान है जहां पर किसी भी वस्तु पर लगने वाला जो बल है, जितना भी बल है, वो एक समान हो जाता है। कहाँ पर, L1 पॉइंट पर, जो लैंग्वेज बिंदु है वहां पर क्या होता है, मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि यह वह स्थान है जहां किसी वस्तु पर लगने वाला सभी बल क्या हो जाता है, समान हो जाता है। क्लियर है, तो आप इसको कह सकते हैं कि एक पार्किंग स्पॉट है, क्योंकि हमने जो ये मिशन यहाँ पर ये शुरू किया, ये वहाँ तक पहुँचाया, ये भी कहाँ पर जाकर रुका है, तो ये कहीं सूरज पर नहीं गया, ये L1 बिंदु पर गया है। क्लियर है, L1 बिंदु पर। अब थोड़ा और हम लोग समझते हैं, और एक खास बात ये भी है कि इस यहाँ पर जो काम किया जा रहा है L1 बिंदु पर, यहाँ क्या होता है, यहाँ ईंधन की खपत भी बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, अब समझना, L1 तो हमने समझा, थोड़ा सा और खगोलीय चीज़ों को समझते हैं यहाँ पर कि कोई भी दो खगोलीय पिंड जो होता है, उन पिंड के बीच में क्या होता है, 5 लैंग्वेज पॉइंट होते हैं। आपने यहाँ पर देखा, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है लैंग्वेज बिंदु। हम तो L1 के बारे में समझ रहे हैं, थोड़ा सा और समझ लें कि कोई भी दो खगोलीय पिंड जो है उनके बीच में कितने लैंग्वेज बिंदु होते हैं, तो वो होते हैं टोटल 5। कितने होते हैं, टोटल 5। टोटल 5 कौन सा, L1, ठीक है, L1 हो गया, L2 हो गया, L3, L4 एंड L5। ठीक है, लेकिन हमने जो ये आदित्य L1 को अभी अपने लक्ष्य तक पहुंचाया है, उसे किस लैंग्वेज बिंदु पर पहुंचाया है, हो सकता है आपसे सवाल ये भी पूछ दे, तो इसे पहुंचाया है L1 पर, L1 लैंग्वेज पॉइंट। ठीक है, तो हमें अभी L2, L3, L4, L5 को समझने की जरूरत नहीं, बस इतना जानना। तो जैसे मैंने क्या बोला कि दो खगोलीय पिंड के बीच 5 लैंग्वेज पॉइंट होता है, L1, L2, L3, L4 एंड L5। तो ठीक उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य भी क्या है, एक खगोलीय पिंड है। तो इन दोनों के बीच में भी कितने पॉइंट मौजूद होंगे, तो इन दोनों के बीच में कितने हैं, 5 पॉइंट है, जिसमें से हम किस पे बात कर रहे हैं, L1 पर। ठीक है, हमारा जो मिशन है वो कहाँ पर रखा गया है, छोड़ा गया है, वो L1 पर छोड़ा गया। क्लियर है, आप समझिएगा। मैंने आपको बताया कि ये जो मिशन है ये सूरज से रिलेटेड है। तो पहले ये समझना कि पहले ये समझना कि सूरज से रिलेटेड ही क्यों, आखिर हम सूरज से रिलेटेड चीज़ों को ही क्यों यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला आप कारण ये बता सकते हैं कि ये पृथ्वी का जो सूरज है, वो पृथ्वी का सबसे करीबी तारा माना जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी का सबसे करीबी तारा कौन, सूरज। इसलिए सूरज के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर जो मेनली जो सूरज के बारे में यहाँ पर अध्ययन की बात की जा रही है, वो क्या किया जा रहा है, जो सूरज का जो ऊपरी वायुमंडल परत है, जो सूरज का जो लेयर है, आउटर लेयर है, क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना की जो बात की जा रही है यहाँ पर, मतलब इनके बारे में यहाँ अध्ययन किया जाएगा। या आप कह सकते हैं जो प्लाज्मा है या जो सूरज का चुंबकीय क्षेत्र है, उसका अध्ययन किया जाएगा।
या फिर सूरज पर कई विनाशकारी घटनाएं होती है, उसका अध्ययन किया जाएगा। सूरज का जो विकिरण है, उसकी जो गर्मी है या उसके जो कण का प्रवाह है, या यहाँ पर हम उन चीज़ों के बारे में समझेंगे। तो ओवरऑल आप क्या कहेंगे, सूर्य को समझना इसका मूलतः उद्देश्य है। ठीक है, तो आखिर क्यों इसलिए क्योंकि सूरज पर हुई घटनाओं का असर जो है वो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट पृथ्वी पर पड़ता है और आगे भी पड़ सकता है। इसीलिए यहाँ पर सूरज को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? तो आई थिंक L1 बिंदु आपको क्लियर होगा। एक लाइन में मैं फिर से रिपीट करा दूं, L1 वो बिंदु है जहां पर किसी भी वस्तु का समान एक जैसा, जो उस पर लगा हुआ बल है वो एक समान हो जाता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक पार्किंग स्पॉट कहते हैं, जहां पर हम चीज़ों को स्पॉट करके वहां पर रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया है, आप तीसरे पॉइंट को देखेंगे। इसरो ने आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को किससे, तो PSLV C57, ये नाम आपको याद रखना ही है कैसे भी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है किससे, तो PSLV C57 से सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। ठीक है, तो डेट भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि अभी हाल की घटना है। तो 2 सितंबर 2023। अब समझिएगा इसे लॉन्च कब किया जा रहा है, 2 सितंबर 2023 को, और ये अपने लक्ष्य तक कब पहुंच रहा है, तो ये पहुंच रहा है 6 जनवरी 2024 को। तो क्या प्रोसेस है अब समझना। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि इस मिशन को सूरज पर नहीं स्थापित किया जा रहा है, सूरज और पृथ्वी के बीच में एक पॉइंट जो है L1, वहां पर इसको स्थापित किया जा रहा है। आप समझना यहाँ पर क्या गया, इस मिशन को जो शुरू किया गया, जैसे मैं आपको थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि आपको चीजें थोड़ा क्लियर कर दूं। आप समझिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे बात की कि L1 को कैसे, यहाँ पे क्या प्रोसेस है इसको समझिए। जैसे कि आप समझना, जैसे ये एक अर्थ है, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ के ऑर्बिट पर इसे छोड़ा गया। ठीक है, अर्थ के ऑर्बिट पे, उसके कक्ष पे, और उसका जो स्पीड है वो बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते वो क्या हुआ, एक तरह से वो बाहर निकल गया। मतलब वो इस तरह से बढ़ा कि फिर वो बाहर निकल जाता है, और बाहर निकल के फिर वो कहाँ पर जाकर रुकता है, वो जाता है L1 पर। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए कि इसको शुरू किया गया, मैंने बोला 2 सितंबर 2023 को। ठीक है, यहाँ पे पृथ्वी के कक्ष पर इसको स्थापित किया गया, और वो घूमता इसका स्पीड बढ़ता गया, और जाकर फिर वो कहाँ पर आ गया, L1। और L1 कहाँ पर है, तो L1 मान लीजिए यहाँ पर सन है, ये अर्थ है, तो इन दोनों के बीच का जो पॉइंट है वो है L1। क्लियर है, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है L1, जिसको हमने अभी बताया कि उसको पार्किंग स्पॉट कह लीजिए, या टेक्निकल भाषा में कह लीजिए कि वहां पर जो वस्तु पर लगने वाला बल जो है वो क्या हो जाता है, समान हो जाता है, इसलिए इसको यहाँ रखा गया। और एक बात जान लीजिए, इसे जो यहाँ पर रखा गया है L1 बिंदु पर, इसे हर 23 दिन पे आप कह सकते हैं इसके कोर को चेक किया जाएगा, देखते एक तरह से नज़र रखा जाएगा, ताकि ये कहीं गलती से भी इधर से उधर ना हो जाए, या फिर सूर्य की तरफ ना बढ़ जाए, या ना फिर अर्थ की तरफ। मतलब कुछ चीज़ों को चेकआउट करने के लिए इसको हर 23 दिन पर यहाँ पर चेक किया जाएगा। क्लियर है, चलिए और लास्ट एक पॉइंट और देख लीजिए, क्या दिया गया कि कुल जो है यहाँ पर कितने पेलोड है, टोटल 7 पेलोड की बात की गई है। ठीक है, 7 पेलोड यहाँ पर है। तो आपको फैक्ट याद रखना है और कॉन्सेप्ट भी याद रखना है कि मान लो आपको स्टेटमेंट वाइज चीज़ें डाल दे, पूछ दे यहाँ पर कुछ भी, तो आपको चीज़ें क्लियर आउट होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये है आदित्य L1, तो आपको आदित्य भी क्लियर है, आदित्य सन से रिलेटेड है, और L1 क्या है, लैग्रेंज पॉइंट है। ठीक है, L1। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेटलैंड सिटी प्रमाणन। ठीक है, ये वेटलैंड सिटी प्रमाणन क्या है और किन शहरों को इसके लिए नामांकन किया जा रहा है, समझिएगा। तो सबसे पहला तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पर जो शहर, 3 शहर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इंदौर जो MP में है, भोपाल वो भी MP में है, और उदयपुर जो कि राजस्थान में है। ठीक है, इन शहरों को यहाँ नामांकित किया गया है, क्योंकि क्योंकि इन शहरों ने आर्द्र भूमि की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे कदम उठाए हैं, या आप कह सकते हैं कि असाधारण कदम उठाए हैं, इसलिए इन 3 नामों को नामांकन किया गया है वेटलैंड सिटी प्रमाणन के लिए। ठीक है, अब समझना, यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जी हाँ, आपको मंत्रालय भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस मंत्रालय ने हाल ही में वेटलैंड सिटी प्रमाणन के लिए भारत से 3 शहरों को नामांकन किया है, इंदौर, भोपाल एंड उदयपुर। ठीक है,
राज्य एक है, एक राज्य से 2 शहर और एक राजस्थान से 1 शहर। ठीक है, आप समझिए। यहाँ पर एक और पॉइंट देखेंगे यहाँ पे कि WCA, वे जो हमने अभी बात की वेटलैंड सिटी प्रमाणन के बारे में, एक स्वैच्छिक मान्यता प्रणाली है जिसे रामसर कन्वेंशन द्वारा कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टियों के सम्मेलन के दौरान उन शहरों को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया था जिन्होंने अपने शहरी आर्द्रभूमि की सुरक्षा हेतु असाधारण कदम उठाए हैं। तो आप इतना लंबा पॉइंट नहीं आपको याद रखना, बस आपको एक लाइन में याद रखना कि ऐसे शहर जिन्होंने आर्द्रभूमि की सुरक्षा के लिए अच्छे कदम उठाए हैं उनको यहाँ पर नामांकन किया गया। यहाँ पर आप एक लाइन देख रहे हैं, रामसर कन्वेंशन। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जब हम वेटलैंड की बात कर रहे हैं तो रामसर कन्वेंशन की बात होगी, क्योंकि रामसर कन्वेंशन जो किया गया था ये किया ही गया था किस लिए? वेटलैंड के सुरक्षा के लिए। ठीक है, जो आर्द्र भूमि है उनकी सुरक्षा के लिए ये कन्वेंशन किया गया था। तो थोड़ा सा हम लोग रामसर कन्वेंशन को भी समझ लेते हैं क्या है। तो सबसे पहला तो ये आप जान लें कि रामसर कन्वेंशन जो हुआ था वो हुआ कब था? तो वो हुआ था 1971 में, 1971 में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? तो ईरान में एक शहर है रामसर। तो पहला आप ये याद रखेंगे ईरान, और ईरान में एक शहर है रामसर और वहीं पर ये कन्वेंशन हुआ था, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? रामसर संधि भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, रामसर संधि कब? 1971। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसकी पृष्ठभूमि है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इसलिए इसको जानना ज़रूरी है। ठीक है, हुआ तो ये शुरू तो हुआ था 1971 में, लेकिन एक बात ये जान लीजिए कि क्या भारत 1971 से ही जुड़ा हुआ है इसमें? नहीं, भारत जो इसमें जुड़ा है वो जुड़ा है 1982 को। ठीक है, तो ये आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि भारत कब जुड़ा है यहाँ पर? 1982 को। ठीक है, एक डेट और मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, 2 फरवरी। 2 फरवरी क्या है? इसे हम आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं। कब? 2 फरवरी। ठीक है, चलिए भारत से रिलेटेड हम चीज़ों को जान लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो बात की जा रही है रामसर साइट्स की, जो रामसर स्थल है, भारत में कितने रामसर स्थल हैं? तो भारत में टोटल 75 यानी कि 75 रामसर स्थल पाए जाते हैं, स्थल है। और सबसे जो आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर स्थल जो है वो कहाँ पर है? वो है तमिलनाडु में। आप चीज़ों को नोट डाउन करते चलना, मैंने एक ही में लिख दिया है। ठीक है, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में कितना है? तो वो है 14। थोड़ा मैं इरेज कर दूं ताकि आपको थोड़ा क्लियर कर दूं यहाँ पे। तमिलनाडु की बात कर रहे हैं हम, तमिलनाडु में। और कितने रामसर साइट्स हैं? 14। ठीक है, भारत में कितना है? टोटल रामसर साइट्स की बात की जाए तो 75 है, जिसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स आपका तमिलनाडु में है, वो है 14। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे जो फैक्ट है। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुट निरपेक्ष आंदोलन, यानी कि NAM शिखर सम्मेलन। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन, तो सबसे पहला आपको ये याद रखना है, गुट निरपेक्ष आंदोलन ये हुआ कहाँ था? तो ये आपको याद रखना, ये हुआ युगांडा में। ठीक है, हुआ नहीं, सॉरी, होगा, मतलब होने वाला है। ये होने वाला है 15 से 20 जनवरी तक। ये होगा 15 से 20 जनवरी तक। ठीक है, कितनवा शिखर सम्मेलन है ये? तो ये है आपका 19वां। ये है 19वां। तो ये फैक्ट आपको दिमाग में रखने हैं। पहला ये कि ये कहाँ पर होगा? युगांडा में। ठीक है, और आपका एग्जाम होते होते हो सकता है ये सवाल बन जाए कि ये कहाँ हुआ था। ठीक है, अभी हुआ नहीं है। और कितनवा है? तो 19वां। ठीक है, कब से कब? 15 से 20। डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अच्छा, ये शिखर सम्मेलन जो हुआ, ये बेसिकली इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कहाँ पर हुआ? युगांडा में। तो युगांडा कहाँ पर पड़ता है? ये अफ्रीका में पड़ता है। तो यहाँ पर भारत का उद्देश्य ये है कि अफ्रीका, जो अफ्रीकी देश है, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है, वहाँ पर उनके साथ संबंधों को अच्छा किया जाए, उनके साथ संबंधों को मजबूत किया जाए। और इसी उद्देश्य के साथ यहाँ पर ये गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन जो है वो किया गया। ठीक है, चलिए कुछ चीज़ों को और हम लोग नज़र डालते हैं। यहाँ पर टोटल 120 विकासशील देश, चलिए इसको मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ ताकि आपको सही से दिखे। 120 विकासशील देश, मैं हमेशा की पॉइंट्स पर जोर देने कहती हूँ। यहाँ पर क्या लिया है? विकासशील देश। आपको फंसाने के लिए, मान लो
विकास ऑप्शन में विकासशील डाला ही नहीं है, आपको नंबर दे दिया 120 विकसित देश 60 कुछ भी करके आपको डाल दे, मतलब क्वेश्चन में ऑप्शन डाल दे, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, अगर मान लो आपने ध्यान नहीं दिया विकसित देश है और आप क्या कर रहे हैं, नंबर आपको ध्यान में है कि 120 है भाई, तो बिल्कुल सही है। फिर पता चला एग्जाम के बाहर आए गेट से और पता चला हमने क्या किया, विकासशील के बदले विकसित में टिक आउट कर दिया, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, विकसित नहीं विकासशील देश, जो डेवलपिंग कंट्रीज जो डेवलप कर रहे हैं, और विकसित मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज है, ठीक है। चलिए ये ध्यान रखना है, 120 विकासशील देश भाग ले रहे हैं। इसका मुद्दा जो उद्देश्य है वो क्या है, वो है राजनीतिक रूप से या राजनीति कह लीजिए, अर्थशास्त्र और संस्कृति में वैश्विक सहयोग, एकजुटता और समान लक्ष्यों पर चर्चा करना है। तो मतलब जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं, जो आर्थिक चीज़ें हैं और जो राजनीतिक चीज़ें हैं, कहाँ से, अफ्रीका की बता रहे, उन दोनों की मतलब अब कोई भी चीज़ हो रहा है तो वो ग्लोबल बेस्ड ही हो रहा है, ग्लोबली ही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा मतलब एक उद्देश्य है कि चलो इन सब चीज़ों पर चर्चा करके उनके साथ संबंध को अच्छा और मजबूत किया जाए, ठीक है। लास्ट पॉइंट देख ले आप, भारत सतत विकास, डिजिटल साझेदारी, ठीक है। इन पॉइंट्स को ध्यान रखना, कभी कभी ये सब ना स्टेटमेंट वाइज पूछता है। सतत विकास, डिजिटल साझेदारी और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए अफ्रीकी देशों के साथ क्या करें, संबंध को मजबूत करना चाहते हैं। तो मैंने वन लाइन में आपको बताया था कि अफ्रीकी देशों के साथ संबंध को मजबूत करना, क्लियर है। तो ये था आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन यानी कि नैम, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है प्रसादम, ठीक है। प्रसादम, अब समझिए प्रसादम है क्या, तो पहले एक लाइन में देखते हैं। ये देश का पहला हेल्दी और हाइजीनिक फूड स्ट्रीट है। स्ट्रीट का शुभारंभ कहाँ किया जा रहा है, उज्जैन में, ठीक है। उज्जैन में भी पूछेगा कहाँ, तो श्री महाकाल महालोक के नीलकंठ परिसर में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी कि प्रसादम क्या देश का ये पहला है, ये भी ध्यान रखिए ना कि पहला हेल्दी और हाइजीनिक फूड स्ट्रीट है, कहाँ पर, उज्जैन में खोला जा रहा है, ठीक है। प्रसादम इसका जो शुभारंभ किया था ये वहाँ के मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया था, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, खैर वहाँ से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं इसलिए हमने इसको मेंशन किया है। और साथ ही साथ ये समझना कि ये जो प्रसादम आप देख रहे हैं यहाँ पर देश भर से, आप देखिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ, देश भर में 100 स्थानों पर ये स्ट्रीट खोले जाएंगे। ये जो हेल्दी और हाइजीनिक फूड स्ट्रीट खोला जा रहा है ये पूरे देश भर में कहाँ पर 100 स्थान पर ये स्ट्रीट खोले जाएंगे, ठीक है। और देखिए इसमें जो लागत लगी है वो कितने हैं, 1,75,00,000 रुपए की लागत से इसे तैयार किया गया है। अच्छा, जैसे ही हम यहाँ पर देख रहे हैं ना स्ट्रीट फूड, मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में आ रहा है स्ट्रीट फूड, तो हम क्या सोचते हैं, समोसा, कचौड़ी एंड गोलगप्पा, जो भी चीज़ें होती हैं हम ये करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी पहले ही मेंशन किया गया है, क्या किया गया है कि हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड। तो एज ऑब्वियस हम समोसे और कचौड़ी को कभी भी हेल्दी और हाइजीनिक फूड में नहीं मेंशन करते हैं जब तक कि वो घर पे ना बने, और घर पे भी ये बहुत ज़्यादा हाइजीनिक तो नहीं कह सकते, काफ़ी तेल वेल लगता है इसमें। तो देखिए यहाँ पर लास्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कि इस स्ट्रीट फूड की खास बात यह है, चूँकि देखिए स्ट्रीट फूड है लेकिन खास बात क्या है कि यहाँ पर समोसा, कचौड़ी और जितने भी जो जंक फूड होते हैं उनसे, और साथ ही साथ प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें क्या है, प्रतिबंधित है। वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। तो मतलब ये एक कह सकते हैं कि हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं कि हाइजीनिक चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए इसे स्टार्ट किया गया, इसलिए नाम ही क्या है, प्रसादम। क्योंकि ऑब्वियस जैसे प्रसादम आप ऐसे जोड़ के दिमाग लगा लीजिए कि प्रसादम जब भी होता है क्या होता है, स्वच्छ होता है, स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हैं। प्रसाद में मेनली हम क्या चढ़ाते हैं, फल फूल, ये सारी चीज़ें जो है, ठीक है। तो इसका मेन उद्देश्य है कि हेल्दी और हाइजीनिक फूड को बढ़ावा देना, और इसीलिए इसे शुरू किया गया, ठीक है। चलिए आज का करंट हमारे यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।